नमस्कार भारतवासियों एवं यूट्यूब पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आज का मेरा पठन का कार्य होगा, उस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल। इसका लेखक है शविंदर सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। यही पुस्तक है। इस पठन कार्य या मेरे द्वारा व्याख्यान से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं वर्तमान समय में नीलगिरी पहाड़ी रेलवे में डीजल लोको टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ और समय मिलने पर पठन कार्य करता हूँ और सामाजिक काम भी करता हूँ। अब मैं भौतिक भूगोल विषय का व्याख्यान करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। इसका प्रथम अध्याय है भौतिक भूगोल की प्रकृति। इसमें हम जानेंगे क्या परिभाषा है, विषय क्षेत्र है तथा विकास। यानी भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है, इसकी विषय क्षेत्र क्या है और इसका विकास कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा है क्या। भौतिक भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है, जिसका अध्ययन भूगोल के केंद्र को प्रदर्शित करता है। भौतिक भूगोल समान रूप में कई भूविज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर समान प्रकाश डालते हैं। स्वयं में विज्ञान के स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का, जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप में परिवर्तनशील पर्यावरण प्रभावों की व्याख्या के लिए किया जाता है, का समन्वय है। समान रूप में भौतिक भूगोल की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। इसमें इस पुस्तक के लेखक शविंदर सिंह द्वारा 2019 में यह परिभाषा दिया गया था। यानी भौतिक भूगोल कहें किसको, तो जिसके अंतर्गत स्थल मंडल यानी जो जमीन है, जो पानी है, जो बर्फ है, जो हवा है और जीव है, इसी सब को अध्ययन करने के लिए जो विषय है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भौतिक भूगोल विषय क्षेत्र, इसका विषय क्या क्या है, इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो इसका पहले ही परिभाषा में वर्णित किया गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के निम्न 5 संघटक मंडलों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 स्थल मंडल, नंबर 2 जलमंडल, नंबर 3 हिममंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समन्वय एवं समूहन मात्र से ही नहीं, वरन यह भौतिक पर्यावरण एवं मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूप का भी अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल जो है, भूविज्ञान से चयनित विषय का समन्वय ही नहीं, ये क्या क्या है कि भौतिक पर्यावरण एवं मानव के पारस्परिक क्रिया, यानी मानव के द्वारा जो किया गया काम है उस सब का अध्ययन करता है। जो अन्य विज्ञान जिससे भौतिक भूगोल का संबंध है में नहीं होता है। भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में भौतिक भूगोल पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों तथा स्थानिक संबंधों का प्रादेशिक परिवेश में अध्ययन करता है तथा भूतल पर इन प्रतिरूपों के प्रादेशिक प्रारूप के कारण ही व्याख्या भी करता है। साथ ही साथ स्थान तथा समय परिवेश में पर्यावरणीय तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या तथा उनके कारणों का अध्ययन करता है। यानी भौतिक भूगोल में पर्यावरण के क्या क्या तत्व है और प्रादेशिक यानी जगह में, इस संसार में कैसे कैसे बटे हुए सब जगह है, उसका भी अध्ययन करता है। स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी पर स्थित जीवन मंडल है,
जो वायु, स्थल तथा जल का आवरण है, जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जगत का जीवन संभव हो पाता है। अतः भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौतिक तत्वों एवं कारकों का अध्ययन करते हैं जो जीवन मंडल के जीवों, वनस्पति तथा प्राणी जगत के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। स्पष्ट है, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा है। पिछले दशकों में भौतिक भूगोल के कलेवर विषय वस्तु तथा अध्ययन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अब इसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत ग्लोब के स्थलमंडल, लिथोस्फीयर के उचावचों, उसके निर्माणक प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी भू आकृति विज्ञान में इसका अध्ययन करेंगे तो इस पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसके उचावच यानी महाद्वीप, पठार, पहाड़ और जो मानव के द्वारा किया गया है जो उससे संबंधित है, उसी का अध्ययन इसमें करेंगे। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान जिसका विन्यास ग्रीक भाषा के जी मतलब अर्थ, पृथ्वी, मॉर्फी मतलब फ्रॉम रूप, और लोगस मतलब डिस्क्लोबर्स वर्णन से हुआ है। जी प्लस मॉर्फी प्लस लोगस, जियोमॉर्फोलॉजी मुख्य रूप से स्थलों का अध्ययन है जिसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नितल के विभिन्न रूप, उनकी उत्पत्ति तथा ऐतिहासिक विकास के व्याख्यानात्मक विवरण का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उचावचों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। यानी पृथ्वी पर उचावच कितने प्रकार के हैं, यानी जो उठा हुआ भाग है, तो इस विज्ञान में 3 श्रेणी, उसको 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उचावच के अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को सम्मिलित करते हैं। इनके वितरण, वर्तमान प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रथम श्रेणी के जो उचावच उठा हुआ भाग है वो महाद्वीप है, और महासागरीय बेसिन यानी सागर के यहाँ यह जो सागर है उसके नीचे के जो बेसिन है उसका अध्ययन करेंगे। द्वितीय श्रेणी के उचावच, इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों अथा पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान तथा झीलों का अध्ययन सम्मिलित है। इन स्थलाकृतियों के अध्ययन के लिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों तथा प्रक्रमों के स्वरूप तथा क्रिया विधि का अध्ययन भी आवश्यक है। अन्य द्वितीय श्रेणी के उचावच पृथ्वी पर अन्य पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान और झील आते हैं। यानी ये प्रथम श्रेणी के उचावच महाद्वीप और महासागरीय बेसिन हो गया। द्वितीय श्रेणी के उचावच पर्वत, भ्रंश, पठार, यानी भ्रंश में घाटी भी हो सकती है, पठार, मैदान तथा झील, ये 4 वो हो गया। ये सब ग्रुप सी, ग्रुप ए के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ये सब आंसर है, उत्तर है। तृतीय श्रेणी के उचावच के अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों, वायुमंडल से उत्पन्न अथाह जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद एवं परिहिमानी द्वारा अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। इन स्थलों का निर्मित, प्रभावित, परिमार्जित करने वाले प्रक्रमों को सम्मिलित रूप में अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं। डेनुडेशनल प्रोसेस कहते हैं। जिसके अंतर्गत अपक्षय, वेदरिंग तथा पर्दन, इरोजन, निक्षेपण भी को सम्मिलित करते हैं। भू आकृति विज्ञान का वर्तमान रूप विगत शताब्दियों में हुए क्रमिक विधितंत्रात्मक विकासों के फलस्वरूप संभव हुआ है। स्थल रूपों का प्रारंभिक अध्ययन ग्रीस, यूनान तथा मिस्र में 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है।
यानी स्थल रूप का अध्ययन जो है कब से शुरू हुआ, तो ग्रीस और यूनान में 500 ईसा पूर्व पहले हुआ। इस समय हेरोडोटस 485 से 425 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व एवं स्ट्रेबो 54 ईसा पूर्व से 25 ईस्वी आदि इतिहासकारों एवं दार्शनिक ने अपनी यात्रा के समय प्राप्त विवरणों स्थल रूपों से संबंधित का उल्लेख मात्र किया था। प्रथम सदी से 14वीं सदी तक समस्त भू-आकृति विज्ञान में भी मौन वातावरण छाया रहा। यानी प्रथम सदी से लेके 14वीं सदी तक, यानी 1 से लेके 14वीं सदी मतलब 1300 ईस्वी तक मौन ही रहा। उसमें कुछ भूगोल के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हासिल हुआ। इस काल को अंध युग कहते हैं, इसलिए इस काल को भूगोल की भाषा में अंध युग कहते हैं। तदंतर अन्य विज्ञानों की भांति भू आकृति विज्ञान में भी अचानक जागरण होता है तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं स्थल रूपों के निर्माण को अचानक त्वरित घटना का प्रतिफल बताया गया है। ज्ञात है कि पृथ्वी की आयु को कुछ हजार वर्षों में ही आंका गया। इस युग के आकस्मिकवाद या प्रलयवाद कहते हैं। इस युग में विचारकों ने केवल उन्हीं घटनाओं पर जोर दिया है जो उनके सामने घटित हो रही थी, तथा ज्वालामुखी, उद्भेदन, भूकंप आदि। 18वीं सदी इस विज्ञान में नए आयाम के साथ आती है तथा आकस्मिकवाद को नकार दिया जाता है एवं स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन 1726 से 1797 ईस्वी के साथ एक रूपतावाद यूनिफॉर्मिलिटरिज्म का उदय होता है। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, तथा न आदि का पता है न अंत का भविष्य, नो फिजिस्ट ऑफ द बिगिनिंग, नो परपेस्टेड ऑफ एन एंड जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत की वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था का प्रतिपादन एक रूपतावाद के रूप में किया गया। आगे चलकर हटन के दो प्रमुख शिष्यों जॉन प्लेफेयर तथा सर चार्ल्स लेल ने एक रूपतावाद की संकल्पना का विस्तरण किया। आधुनिक भावकीर्तिक चिंतन का विकास यूरोप तथा अमेरिका में 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में हुआ। यूरोपियन स्कूल के अंतर्गत प्लीस्टोसीन हिमकाल तथा हिमानी अपरदन, सागरीय अपरदन, सरिता अपरदन, कार्स्ट स्थलाकृति एवं मरुस्थलीय स्थलाकृति के संबंध में उल्लेखनीय योगदान किए गए। लुई अगासिज, जीन डी कार्पेनिटियर, बेनेज एस्मार्क, जेम्स गीक, अल्बर्ट पेंक तथा ब्रुकनर ने हिमकाल तथा हिमानी अपरदन, जूक्स, वाल्टर पेंक आदि ने जलीय स्थलाकृति, सर एंड्रू रेमेसेस, ब्रान फर्डिनांड फॉन रिक्तोफेन आदि ने सागरीय अपरदन, जे वाल्टर परसेज आदि ने मरुस्थलीय स्थलाकृति में सराहनीय योगदान किया। वाल्टर पेंक ने जलीय स्थलाकृति के निर्माण एवं विकास के संबंधित अपरदन चक्र सिद्धांत तथा ढालों के विकास से संबंधित ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिका स्कूल के अंतर्गत मेजर पावेल ने सरिता अपरदन की अंतिम सीमा आधार तल बेस लेवल की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा जी.के. गिलबर्ट ने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियमों का प्रतिपादन किया तथा प्रक्रमों के अध्ययन पर अधिक जोर दिया। यानी अभी जो व्यक्तियों का हम नाम ले रहे थे वो सब भौतिक विज्ञान में 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के लोग थे जो इसमें काम किए हैं। कैसे कैसे काम किए हैं, तो सबसे पहले हम स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसलिए स्कॉटिश नाम दिया गया, जेम्स हटन। वो एक रूपतावाद का सिद्धांत दिए।
और उनका जो शिष्य था यही सिद्धांत को आगे बढ़ाए। और इसमें वाल्टर पेंक जो है से जलीय स्थलाकृति के निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। सब अपना अपना एक एक छोटा छोटा सा पार्ट लेकर इस पर अध्ययन किए हैं। अब आगे देखते हैं। गिलबर्ट ने पहली बार गतिक संतुलन डायनेमिक इक्विलिब्रियम की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा स्थल रूपों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया। विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम स्थल रूपों के निर्माण तथा विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार स्थल रूप के समय के परिवेश में विकसित होते हैं। जैसे जैसे प्रकर्म कार्य करते हैं, स्थल रूप में क्रमानुगुणत रूप में परिवर्तन इस तरह होता है कि सामान्य बाह्य पर्यावरणीय दशाओं में स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रम विकसित होता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास के ऐतिहासिक अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर आगे चलकर अनाच्छादन कालक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। डेविस के भौगोलिक चक्र, जिसका प्रतिपादन आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए किया गया था, के आधार पर सूक्ष्म अपर्दन चक्र डेविस 1903, 1905 तथा 1930, हिमानीय अपर्दन चक्र डेविस 1900 तथा 1906, सागरीय अपर्दन चक्र डेविस 1912, जॉनसन 1919, कास्ट चक्र बीदी 1911, सिविज 1948, परिहिमानी अपर्दन चक्र पेल्टियर 1950 का प्रतिपादन किया। यानी इन सब भौतिक विज्ञानियों के द्वारा कौन कौन से साल में कौन कौन से थ्योरी दिया गया है और किस विषय पर दिया गया है, उनका ये विवरण दिए हैं। किस साल में वो कौन सा थ्योरी दिए हैं, किसका विवरण दिए हैं। तो सूक्ष्म अपर्दन चक्र डेविस जो है 1903 में, 1905 में तथा 1930 में दिए हैं सूक्ष्म अपर्दन चक्र, यानी सूखा में अपर्दन कैसे होता है। फिर हिमानी यानी हिम कैसे अपर्दन करता है, तो 1900 तथा 1906 में दिया है। सागर अपर्दन कैसे करता है, तो डेविस का सिद्धांत था 1912 में और जॉनसन दिया 1919 में। डेविस के अपर्दन चक्र तथा स्थल रूपों के विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई तथा संशोधन सुझाए गए। परिणाम स्वरूप के पेंक का भावाकृतिक सिस्टम 1924, अन्य पेंक जो सिद्धांत दिए भावकीर्तिक सिस्टम 1924 में आया। क्रिमेक का पेन पलिनेशन चक्र 1933 में, एमसी किंग का पेडी पलिनेशन चक्र 1948 में, भावाकीर्तिक सिस्टम 1953, 1962, 1963 एवं 1967, फूक का सवाना अपर्दन चक्र 1966 आदि सिद्धांत डेविस के सिद्धांत के विरोध एवं संशोधन के रूप में प्रकाश में आए। यानी डेविस जो सिद्धांत दिया तो उनके विरोध यानी उनके आलोचना के रूप में कौन कौन से सिद्धांत दिए, क्रिमेक, पेंक, एलसी किंग, पुग, ये सब उनके आलोचना किए हैं उनका सिद्धांत का। 1930 से 40 के दशक में भूविज्ञान में क्रुम्बिन द्वारा तथा भू आकृति में हार्टन 1932, आगे चलकर 1945 में आदि द्वारा प्रकर्म तथा स्थल रूपों के अध्ययन में परिमाणन तथा स्ट्राहलर द्वारा उनके संवर्धन तथा भावकीर्तिक सिद्धांतों में नए मोड़ के कारण बना। आगे चलकर समय के परिवेश में स्थल रूपों के विकास के कार्मिक विकासीय प्रावस्थाओं के विपरीत गतिक संतुलन सिद्धांत स्ट्राहलर 1950, जेटी हैक 1960, 65 तथा 1975, चार्ले 1962 का प्रतिपादन किया। 1950 से भाव आकृतिक आकारों तथा प्रकर्मों के अध्ययन में प्रतिरूपों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिसके प्रमुख आधार बर्टनलीफ 1950 की जनरल सिस्टम थ्योरी पर बनाया गया। ज्ञातव्य है कि डेविस के स्थल रूपों के विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत भौगोलिक चक्र के अस्वीकरण से उत्पन्न संकलात्मक अंतराल की पूर्ति के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। गतिक संतुलन सिद्धांत, भावकीर्तिक सीमांत सिद्धांत, विवर्तन स्थल रूप सिद्धांत, खंडकालिक अपर्दन सिद्धांत आदि, परंतु अब तक कोई भी सिद्धांत सर्वमान्य नहीं हो पाया।
क्योंकि किसी भी प्रदेश में स्थल रूप जटिल होते हैं तथा उनकी व्याख्या एकल कारक, एकल मॉडल या सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है। अतः संयुक्त या मिश्र सिद्धांत न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य हो जाता है। शिविंदर सिंह के द्वारा क्या कहे हैं भू आकृति विज्ञान में? डॉक्टर शिविंदर सिंह, माफ कीजिएगा, डॉक्टर शिविंदर सिंह के द्वारा भू आकृति विज्ञान में क्या कहे हैं? संयुक्त या मिश्र सिद्धांत न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य हो जाता है। शिविंदर सिंह 2016, भू आकृति विज्ञान, पृष्ठ संख्या 1 से 93। किसी भी प्रदेश के स्थल रूपों का अध्ययन 3 सारणियों में होता है: स्थल रूपों का वर्णन, स्थल रूपों का वर्गीकरण, स्थल रूपों की व्याख्या। अन्य स्थल रूपों की अध्ययन किस प्रकार हम करेंगे? तो उसका पहले वर्णन करेंगे, उसका फिर वर्गीकरण करेंगे और उसकी हम व्याख्या करेंगे। वर्तमान समय में भू आकृति विज्ञान के परंपरागत विषयों के अलावा पर्यावरणीय भू आकृति, नगरीय भू आकृति, क्वाटरनरी भू आकृति, मानवजनित भू आकृति आदि का भी विकास किया गया है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। थोड़ा इंग्लिश मेरा तंग है, कुछ गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। आगे से मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।